बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला। मैं हूं आफ्ताब मुगैरी। फैसलों की बात करें तो आज न सही पाकिस्तान में मगर पाकिस्तान से बैरून मुल्क दुनिया भर में पाकिस्तान के इन फैसलों पर बातचीत भी हो रही है और बहस भी हो रहा है। अगर बात करें तो कल 27वीं आइनी तरमीम की उस मंजूरी के बाद आज बड़ा अहम फैसला सामने नज़र आया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने वाज़ेह तौर पर चीफ जस्टिस जो है अमीन इनको जो है वफाकी अदालत का जो है चीफ जस्टिस का हलफ उन्होंने उठा लिया और उसके बाद जो है पाकिस्तान के अंदर एक नई बहस यकीनी तौर पर नज़र आ रही है, जो कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कुछ वकला और जज साहिबान जिन्होंने कल अपने मनसब से इस्तीफ़ा दे दिया, आज इस पे बहस हो रही है। कल जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतुल ने जो है अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने के बाद पाकिस्तान में एक नई बहस छिड़ चुकी है और लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके बैकबोन पे खड़ी हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतुल के इस इस्तीफ़ा को जो है एक तारीखी इस्तीफ़ा करार दे रही है और पाकिस्तान में जो मौजूदा आइन है उसकी यकीनी तौर पर जो 27वीं आइनी तरमीम है उसकी तो मुखालफत करती हुई नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल जो है वो बड़ी अहम यकीनी तौर पर है, मगर इसके साथ साथ आगे जाके फ़ैसला क्या होगा, क्या आने वाले वक्त में पाकिस्तान की जो है अदलिया का जो निज़ाम है वो किस तरह से चलेगा और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की मौजूदा जो है सियासी क़यादत और बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ JUF और दीगर सियासी जमातें जो इस 27वीं आइनी तरमीम की बज़ाहिर तो मुखालफत कर रही हैं, मगर कहीं ना कहीं कई रहनुमा जो है हुकूमती बेंचों पर बैठने वाले वो कह रहे हैं कि हमारे साथ अभी भी कई अरकान हैं जो इस 27वीं आइनी तरमीम पर हमारा साथ हैं और वो बज़ाता खुश नज़र आ रहे हैं। इस पर आज बात करेंगे। हमारे साथ अभी मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर शाहिदा रहमानी, रुकन है कौमी असम्बली में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है। आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। और हमारे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नदीम कुरैशी साहब हैं और थोड़ी देर में हमें लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर नईम खान लोधी साहब भी ज्वाइन करेंगे और आरिफ चौधरी साहब भी ज्वाइन करेंगे, माहिर कानून। सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए डॉक्टर साहब मैं आपकी जाने पाऊँगा, फरमाइएगा कि आज बिलाखिर जो है सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने जस्टिस अमीन साहब का जो है आइनी अदालतों का जो है उनसे हलफ ले लिया। कहें कि कई अरकान जो है जिस तरह से आपकी सफ़ों में भी सी और PMLN की सफ़ों से ये बात होती हुई नज़र आ रही है कि जी बहुत से लोग जो है वो इस 27वीं आइनी तरमीम पर कहीं ना कहीं आपका साथ दिया है उन्होंने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मगर पाकिस्तान के अंदर जो अब ये जो दो हमारे बड़े अहम जज साहिबान हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतुल, उसकी इस्तीफ़ा के बाद क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में कोई एक सियासी बहरान होगा, रोडों पे होंगे वकला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन? बहुत शुक्रिया मुगैरी साहब। बिल्कुल मैं समझती हूँ कि एक नए बाब का आगाज़ हुआ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख्वाब था और पीपल्स पार्टी ने मीसाक़ जमहूरियत के अंदर ये तय किया था। आपने देखा कि माजी के अंदर हमारी अदलिया का जो किरदार रहा और इंतहाई शर्मनाक था, जिसमें एक मुंतखब वज़ीर आज़म को बिना किसी जुर्म के तख्तेदार तक लटका दिया गया और इसके साथ ही जितने भी आइन जिस जनरल ने तोड़े उनको जो है हमेशा प्रोटेक्शन दी इसी अदलिया ने। और इसके साथ ही आपने देखा कि मुंतखब वज़ीर आज़म को यकजुम्बिश कलम जो है वो घर भेज दिया गया। ये अदलिया का किरदार था, अदलिया का ये किरदार था कि वो हॉस्पिटल का विजिट करे, अदलिया का ये किरदार था कि वो नस्ला टावर जैसे चीज़ों को गिरा के आवाम का नुकसान करे और ख़ुद जो है मीडिया की हेडलाइन में आने की कोशिश होती थी। अदलिया का ये किरदार था कि वो अपने फैमिलीज, अपने दोस्तों के जो मशवरे हैं उन पे हमल करते हुए पार्टी की सियासत करते, वो गुड टू सी यू कहते, वो रेड कारपेट बिछा कर देते। अदलिया का ये किरदार था कि वो कहते जी ये मकबूल लीडर है, लिहाजा अगर वो सज़ा याफ्ता भी है तो उसके साथ जो है वो नरमी का सलूक किया जाए। तो आपने देखा कि कितने बेंचेस बनते थे। ये ज्यादा अरसे पुरानी बात नहीं है, 4-5 साल, गुज़िश्ता 5 सालों में जो कुछ आपने देखा बेंचेस बने, उसमें बंदियाल होते थे, तो उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन होते थे, जस्टिस मुनीब होते थे। इस तरह के वो जजेस आपने देखा कि वो सब के सब
बेंचेस में होते थे, और जो 16-17 की एक बेंच होती थी, उसमें सारे जजेस, मैं तो समझती हूँ कि आज वो शुक्र अदा कर रहे होंगे कि अब हमें भी मौका मिला। जो मोनोपोली कायम की गई थी, जिस तरीके से आपने देखा कि एक दूसरे को नवाजा जा रहा था, सिर्फ चंद लोग जो थे वो अदलिया पे काबिज हो चुके थे। आज अदलिया आजाद हुई है। आज अदलिया के आप वो जजेस जो हमेशा मायूसी का शिकार होते थे, आज उनको सांस लेने का मौका मिला है। आप अदलिया से जो जो सियासत कर रहे थे, अब वो खुलकर इस्तीफा दें और जाकर पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन करें, और उसमें जाकर वो काम करें, खुल के सियासत करें। आपका अदलिया का काम ये नहीं होता कि किसी को लाइक, किसी को डिसलाइक, और या किसी के जेर असर आकर फैसले करें। अदलिया का तो यहीं पे आप देखें कि किरदार जो है वो मशकूक हो जाता है। अदलिया का काम जिस तरह हमारे यहाँ रहा माजरत के साथ, वो इंतहाई शर्मनाक था। जिसने, और पार्लिमान जो है वो सुप्रीम है। जब एक तरफ हम कहते हैं कि पार्लिमान सुप्रीम है और पार्लिमान को सब जवाबदार है और पार्लिमान ही फैसले जी डॉक्टर करती है, तो साहब पार्लियामेंट का काम है तरमीम डॉक्टर साहब करना। साथ ही रहिएगा। और पार्लियामेंट ने जब मैं इस पे आईनी नुक्ता नज़र के लिए जो है जाना चाहूँगा। आरिफ चौधरी साहब हैं माहिर कानून, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। फरमाइएगा सर, जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो मौक़िफ़ है वो बड़ा अहम है कि आज इन्होंने इस अदलिया को आज़ाद करवाया है। माजी में जज साहिबान का जिक्र जो है रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा भी कर रही हैं, और कई जो है अरकान कौमी असम्बली PMLN से हों, पीपल्स पार्टी से हों, यानी कि हुकूमती बेंचों पर बैठे हुए तमाम लोग यही कह रहे हैं कि सो मोटो से लेके तमाम जो माजी के चीफ जज साहिबान के इस मुल्क में अदलिया के निज़ाम पर जो किए गए काम है उनसे ये नाखुश थे। आज कम से कम खुश तो नज़र आ रहे हैं। इसके आने वाले वक्त में क्या असरात पड़ेंगे जो है 27वीं आईनी तरमीम के बाद, चौधरी साहब? इनकी खुशी जो है वो तो बिल्कुल दीदनी है, और बदकिस्मती की बात यह है कि जिस तरह का इस्तदलाल दिया जाता है वो बड़ा ही ज्यादा मुगालता आमेज है। उसकी वजह यह है कि अगर किसी इदारे में कुछ ऐसी एक्सेसेस हुई हैं तो उसका मतलब ये कभी नहीं होता कि वो इदारा खत्म कर दिया जाए। ये जिम्मेदारी हुकूमत की होती है कि वो इस तरह का अदालती निज़ाम दे जो लोगों को इंसाफ मुहैया करे और जिस पे कोई उंगली ना उठा सके। अगर पार्लियामेंट अब तक लोगों के हकूक की का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकी और पार्लियामेंट ने कोई कानून साजी अवामुन नास के लिए नहीं की, और इसी पार्लियामेंट ने ऐसे ऐसे इक़दाम किए हैं जो इंतहाई शर्मनाक है, यानी तो क्या ख्याल है कि इस तरह की पार्लियामेंट को खत्म कर देना चाहिए कि पार्लियामेंट जो है वो खत्म हो जाए, या इसी एग्जीक्यूटिव जो है वो, जिसके बारे में ये था कि 3 सुनों में से एक एग्जीक्यूटिव है, एक अदलिया है और एक मुकर्ररा है। एग्जीक्यूटिव जो है वो बिल्कुल यानी इन हुकूमतों ने बर्बाद करके रख दी है, और यानी हर एक की पसंद और नापसंद के मुताबिक उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या एग्जीक्यूटिव खत्म कर दी जाए? ऐसा कभी नहीं होता। जो शख्स ये कहता है कि जनाब ये देखो जी कल वो फलां पसंदीदा था और फलां पसंदीदा था और उन्होंने ये किया कि चौधरी साहब माजी में कताकली माफ कीजिएगा, चौधरी साहब माफ कीजिएगा, बात अगर सुनेंगे नहीं, मुकम्मल नहीं करे होंगे कि फिर आप कर लेना सवाल जो भी करता है। जी चले बोले बात ये है कि जो शख्स ये कहता है कि जनाब देखो इन्होंने भेज दिया था प्राइम मिनिस्टर को घर, उन्हें ये पूछे कि ये काम किसका था कि ये 62 और 63 जो था गैर आईनी तौर पर एक जाबिर हाकिम ने इसमें शामिल किए थे आईन में, तो क्या इन्हें निकाला नहीं जा सकता था? ये काम किसका था? यानी वो पार्लियामेंट जो यानी आप मुस्लिम लीग नून जो थी इसके पास 2/3 अक्सरियत भी थी, और लेकिन इन्होंने तो उसे खत्म नहीं किया। तो इसलिए ये नहीं है, आप इदारों के साथ जो कुछ आपने कर दिया है वो शर्मनाक है, और यही वजह है कि एहतजाज के तौर पर यानी खुद जजेस जो है वो इस्तीफे दे रहे हैं, और आप आइन से बाबरा एक अदालत आप बना रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है उसको 2 हिस्सों में आप तकसीम कर रहे हैं। चौधरी साहब यहाँ पर आपकी मैंने बात सुन ली। एक बड़ा सवाल यही पैदा होता है, छोड़ दें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN या दीगर कोई भी जज साहिबान हो, आप एक कानून के तालिब इल्म भी हैं और कानून के माहिर भी हैं, क्या समझा जाए कि आम लोगों को जब ये तासुर खुद दिया जाए जज साहिबान की तरफ से कि पार्टी A और B, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा सियासी पार्टी का, उनके जो है पुश्त पे वो जज साहिबान खड़े हुए नज़र आए, तो क्या सवाल पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान के आम लोग कराची से कश्मीर और कश्मीर से फिर कश्मीर तक ये सोचने पे मजबूर हों कि हाँ जी ये जज जो हैं अब बिल्कुल सियासतदान बन चुके हैं और सियासत में इन्वॉल्व हैं,
ये भी माजी में और हाल में भी हमने देखा, जो कि आपके सामने है, आपने भी देखा होगा। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, ये सबने देखा। अब मामला ये हुआ है कि पार्लियामेंट जो थी वो आपने इंतखाब के जरिए नहीं बनाई। पार्लियामेंट आपने पिक एंड चूज किया है, आपने फॉर्म 47 के तहत बनाई है। तो जिम्मेदारियां यानी अवाम की तरफ बढ़ जाती हैं उस इदारे की जो असल ताकत है कि वो पाकिस्तान के साथ इंसाफ इस तरह करे। अवाम उन्नास को अगर आपने इंसाफ देना है तो उसके लिए सबसे पहले तो उनके वोट का एहतराम किया जाए। जिसे भी उन्होंने मुंतखब किया उसे आप इक़्तिदार दें और उसके बाद उसको ये मेरा सवाल जज साहबान के लिए था। ये पार्लियामेंट के फॉर्म 45 47 की बात नहीं है। मेरा मकसूद सवाल जो था आपके सामने, जो समझना चाह रहे थे पाकिस्तान के लोग बहैसियत माहिर कानून, आज़ादाना तज्जिया, जो कि सबके लिए मैं कह रहा था कि पार्टी ए और बी, किसी का मैंने नाम इसीलिए नहीं लिया कि आपको आसानी हो सके कि माजी में जो जज साहिबान और हाल में भी पुष्पनाही पे खड़े रहे, कहीं ना कहीं उनमें सियासी अंतर नज़र आया। तो बहैसियत कानूनदान आप समझते हैं कि हमारे जज साहिबान को भी उसे गुरेज करनी चाहिए थी कि ये तासुर कायम नहीं होता? एक बात जो आप सब बोल रहे हैं या जानबूझ के बोलना चाहते हैं या खौफ के मारे नहीं उसकी तरफ आना चाहते, असल बात यह है कि यहाँ इदारे खत्म कर दिए गए हैं और इदारे बिल्कुल नहीं रह गए। मैंने इसलिए ये कहा है कि ये जो जजेस थे अगर वो फेवर कर रहे थे या उनकी नजर आ रहा था कि एक पार्टी, तो आपने दोनों काम देखे। जस्टिस पंडियाल ने ये काम भी किया कि रात के 12 बजे जाके वहां मुदाखलत की और उसके बाद जस्टिस पंडियाल ने फैसला भी दिया कि ये आप इलेक्शन आइन के मुताबिक करवाएं। लेकिन आप जब ए बी पार्टियों की बात करते हैं तो जो इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जिन्होंने खड़े होकर पार्लियामेंट को गालियां दी, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर अदालतों को धमकाया और अदालतों की तौहीन की, तजलील की, और तो उन्हें आप बिल्कुल नहीं कहते। ये सिर्फ एक गुड टू सी यू वाली बात जो थी उसको पकड़ के आपने पूरे का पूरा निजाम जो है वो बदल के रख दिया। आज कोई खुश नहीं है पाकिस्तान के जो कानून से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं या अवाम और नास, उन्हें नजर आ रहा है कि इस हुकूमत ने इस सारे अरसे में कोई एक ऐसी कानून साजी नहीं की जिससे उन्हें इंसाफ मिल सके या उनकी जिंदगी में कोई आसूदगी हो। यानी आपके सामने सारी सूरत हाल है। आप पार्टियों की बात करते हैं, पार्टियों को हम कैसे नजरअंदाज करें? ठीक है, आप तो गुट्टू सी यू की बात नहीं करते, गुट्टू सी यू की बात नहीं करते। अगर माजी में देखा जाए जितने भी जो है 2017 और 2016 में अगर देखा जाए जो फैसला 2017 जुलाई 28 जुलाई का जो फैसला है वो आपके सामने, जिसमें चीफ जस्टिस सईद आसिफ खोसा साहब, जस्टिस गुलजार अहमद साहब थे, जस्टिस एजाज फजल खान थे, जस्टिस शेख अता सैयद साहब थे, जस्टिस एजाजुल हसन साहब थे। तो ये जितने भी लोग थे तो वो तो एक तमाम के तमाम हर बेंच में यही लोग शामिल थे, और वो चाहे नवाज शरीफ का फैसला हो या कोई भी फैसला हो, तो वो फैसले में कहीं ना कहीं एक पार्टी बनते हुए नजर आए। इस चीज को भी तो हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपकी बात को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। जो पार्टी बनने वाली बात है, मैं ये समझता हूँ कि किसी को भी जज को पार्टी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आपने कहा कि ये की तरह के फैसले करते हुए नजर आए। अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो आईनी बेंच आपने बनाया था, जिनकी आप तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने अवाम उन्नास के लिए और एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम देने के लिए आईनी बेंच, इस आईनी बेंच ने सारे के सारे फैसले वो नहीं किए जो अवाम उन्नास की मर्जी के खिलाफ थे और जो सिर्फ एक सदर आला को खुश करने। कभी दुनिया में ऐसे हुआ है कि आप सीटें जो है किसी की वो दे दें, किसी और को दे दें, और कभी ऐसा हुआ है कि आप कहें कि जनाब फौजी अदालतें जो है उसमें सिविलियन के ट्रायल हो सकते हैं। साहब साथ ही रहेगा। मेरी बात सुने, आपको परेशानी जो हो रही मुझे अंदाजा है, लेकिन बात यह है कि आज क्या या तो ये था ना कि मैं बिल्कुल ना खुश था इस सारे उस अमल में, मैं पार्टी कभी भी नहीं रहा हूँ, वो ठीक नहीं था। वो जो जजेस थे या जिस तरह वो एक्ट कर रहे थे वो ठीक नहीं था। लेकिन आपने अगर ठीक करना था निजाम तो इस तरह ठीक करना था कि हैंड पिक जजेस जो है चौधरी साहब साथ ही रहेगा। मैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर नईम खालिद लोधी साहब हैं, दफाई तजिया नगार में उनकी जानिब भी कहना चाहूंगा। साथ ही रहेगा सर। ठीक है सर, मैं आपकी तरफ भी आ रहा हूँ वापस। मैं लोधी साहब की जानिब जाना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया लोधी साहब, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। फरमाइएगा सर कि अब जो फैसला आ चुका है 27वीं आईनी तरमीम के बाद, और जो बड़ी 2 रिज़ाइन कल आ गई हमारे सामने हैं,
पर उसके बावजूद जो है अब पाकिस्तान में एक नई बहस चढ़ चुकी है, और ख़ासतौर पर जिस तरह से थोड़ी देर पहले हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो बात कर रहे थे, वो उनका भी नुक्ता नज़र ये है कि ये अदलिया का जो निज़ाम है उसको पूरा का पूरा यानी कि ख़त्म कर चुके हैं ये मौजूदा जो पार्लियामेंट है। तो कहिएगा सर कि आने वाले वक्त में इसके असरात क्या पड़ेंगे, और ख़ास तौर पर जो 27वीं आइनी तरमीम में जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को मज़ीद 5 साल के लिए जो है मुद्दत दी गई है, उस पर भी जो है इस वक्त पाकिस्तान में बहस हो रहा है, क्या कहेंगे सर? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक तो जुडिशल मामलात का ताल्लुक है उसमें जी तो मेरी इतनी शुद्ध नहीं है। आप बिल्कुल सही मोहतरम चौधरी साहब से बात कर रहे थे, ये बात अब उन्हीं से जारी रखें बाद जी में हाँ भी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि ऐसी तमाम चेंजेस, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हों या लॉ में हों या कोई और आप रूल्स ऑफ बिजनेस वगैरह बनाएं जो कि जनरल पब्लिक के मफाद में ना हों, या ये कि उसको इवन वकला की अक्सरियत पसंद ना करती हो, जजेस की अक्सरियत पसंद ना करती हो, तो वो एक ना एक दिन तब्दील हो जाएंगे, वो देर पर रह नहीं सकते। तो इस बात को तो मैं यहाँ छोड़ देता हूँ ना, आगे आप उन्हीं से बात कीजिएगा। जैसे असल देखना ये है कि क्या इस चेंज के बाद हमारी जुडिशरी जो है वो नीचे से लेके ऊपर तक इस तरीके से ओवरऑल हो जाए कि 130वें नंबर के बजाय वो चले 50वें नंबर पर आ जाए या 60वें नंबर पर आ जाए, तो हमें हमें बड़ी खुशी होगी। उसका हम इंतजार करेंगे। जहां तक ये है बात, ये देखें जी, जो CDF यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस कायम की गई हैं, कायम किए गए हैं, ये कोई लोग तो समझते हैं ना कि ये अचानक ये काम हुआ है। ये अचानक नहीं हुआ, काफी अरसे से इसके ऊपर गौर व फिक्र हो रहा था। जब मैं फौज में था, बहुत पहले की बात है, उस वक्त ये सोचा जा रहा था कि चूंकि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ सिस्टम इनफेक्टिव है, जिस मकसद के लिए वो बनाया गया था वो मकसद पूरा नहीं हो रहा। गो के वो बड़े अहम काम कुछ कर रहे थे, जैसे SPD है और जो हमारी स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट की चीजें हैं, मिसाइल वगैरह, उनकी डेवलपमेंट में वो बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन जिस किस्म की कोऑर्डिनेशन चाहिए थी तीनों फोर्सेस के दरमियान, वो चूंकि फौज बड़ी थी, फौज का सरसूख ज्यादा था, तो वो उस तरीके से कर नहीं पा रहे थे। तो आप यूँ समझे कि जमीनी सिचुएशन ये थी कि फौज की बात ज्यादा मानी जाती थी, फौज ज्यादा अपने असर रसूख का मुजाहरा करती थी। अब वजूहत आपको भी मालूम है। तो वो फिर अब जो नया निज़ाम है उसने ये कर दिया है कि वो जो फर्क था कागज में और जमीन पे असल चीज में, उसको खत्म कर दिया है। अब इसकी अच्छाइयाँ और बुराइयां दोनों मैं आपको बता देता हूँ, बाकी तो जैसे आगे जी मामला चलेगा वो तो चलेगा। देखिए, अच्छाई तो इसमें यह है कि जिस जिस किस्म की जंगी हालात में हम इस वक्त मौजूद हैं, इसके लिए इसकी ज़रूरत इसलिए थी कि हम इमीडिएटली ये लोग कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, अपनी जॉइंट प्लानिंग कर सकते हैं, एक यूनिटी ऑफ कमांड होगी, एक सोच होगी, उसके तहत तमाम फोर्सेस जो है ना एक्ट करेंगी, और कोई इसमें जो है ना वो टाइम नहीं लगेगा, और ज़्यादा इफेक्टिव होगा। बल्कि हिंदुस्तान को भी ये मैसेज जाएगा कि शायद हम प्रॉपर किसी अच्छी जंग की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो कुछ ये तो इसके फायदे हैं, और वैसे भी ऑपरेशनली मेरा ख्याल ये ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम है। GS हेडक्वार्टर के मुकाबले में ये सस्ता भी होगा कंपैरेटिवली, इसमें ज़रा मैन पावर कम इस्तेमाल होगी, ये मेरा अंदाज़ा है। जब ये सारा मामला होगा देख लेंगे। लेकिन ये पूरी हायरार्की पहले समझ लें कि हुआ है क्या, जी ये आपके नाज़रीन के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस अपॉइंट हुए हैं, 27 से टेक ओवर करेंगे, जिनके नीचे कम से कम 4 4 स्टार होंगे और 5वां भी हो सकता है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे होगा। इनके नीचे एयर चीफ होंगे, इनके मातहत नेवल चीफ होंगे, इनके मातहत वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे, जिनको कि ये खुद ही अपॉइंट करेंगे। ठीक तो है वो जो एक आर्मी में कुछ लोगों का ख्याल था ना कि आर्मी में एक वो आएगा ख्याल के जी हमारी जो प्रमोशन है रुक जाएगी, तो वो ठीक है। एक 4 स्टार उधर आ जाएंगे लो साहब यहीं आर्मी से कंटिन्यू करेंगे। उसके मुझे अलावा एक कमर्शियल ब्रेक का कहा जा रहा है, कमर्शियल ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो आप ही तरफ ही आऊँगा, क्योंकि मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर नईम खालिद लोधी साहब जो बात कर रहे थे वहीं से आके शुरू करें।